बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इस्लाम। द लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स फ्राम स्टेप वन। आज का हमारा टॉपिक है सेशन ट्रायल। रेलिवेंट लॉ जो डील करता है चैप्टर नंबर 22A सेक्शन 265A टू 265 के CRPC। जो बेसिक बात है, ट्रायल स्टार्ट होता है, ट्रायल कमेंस होता है फ्राम फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। उससे पहले कुछ प्री रेक्विजिट होते हैं। केस कोर्ट में चाहे चालान केस हो यानी FIR के बाद पुलिस ने चालान सबमिट किया हो या प्राइवेट कंप्लेंट की सूरत में आया हो, कोर्ट ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखनी होती है कि वेदर कोर्ट हैज़ द ज्यूरिसडिक्शन आर नॉट। ये बेसिक बात है कि अगर ज्यूरिसडिक्शन को इनिशियल स्टेज पे ना देखा जाए और देर आफ्टर तमाम प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए या एट लेटर स्टेज देखा जाए तो इससे जो प्रोसीडिंग्स हैं वो विशिएट हो जाती हैं, कोर्ट का टाइम भी वेस्ट होता है, पार्टीज़ भी सफ़र करती हैं। अब इस बात को देखने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सप्लाई ऑफ कॉपीज़। सेक्शन 265C CRPC हमें ये बताती है कि चालान केस है या कंप्लेंट केस है, मुलज़िम को सर्टन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज सप्लाई करनी होती हैं, जिनका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि मुलज़िम इस बारे में मुलज़िम को इन्फॉर्म किया जा सके कि सच एंड सच मटीरियल इज़ अवेलेबल अगेंस्ट यू, जिसकी बाबत आपको चार्जशीट किया जाए, जिसकी बाबत आप फ़र्द जुर्म फ्रेम होना है। इसके लिए चालान केस की सूरत में डिफरेंट कापीज़ हैं, कंप्लेंट केस की सूरत में डिफरेंट कापीज़ हैं। कोर्ट ने जो कापीज़ प्रोवाइड करनी है और डेट फिक्स करनी है नॉट लेटर दैन 7 days फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अगर चालान केस होगा तो अदालत ने कापीज़ देनी है FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की कापी प्रोवाइड करनी है, पुलिस रिपोर्ट, चालान, देर आफ्टर इंस्पेक्शन नोट ऑफ फर्स्ट विजिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो पहली दफ़ा मौके पे गया वो जाके नक्शा मौका बना के उसके नीचे नोट्स लिखे होते हैं, नक्शे मौके की कापी मार नोट्स प्रोवाइड करनी है। और अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कुछ रिकवरीज हुई हैं तो जो रिकवरी हुई है उनके जो नोट हैं, इसके लिए जो रिकवरी मीमो होता है उसकी कापी प्रोवाइड की जाती है। स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 CRPC, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC इफ़ एनी रिकॉर्डेड। अच्छा, यहाँ पे एक प्रोवाइजो भी है कि अगर 161 की किसी कापी का कोई पोर्शन कोर्ट ये समझती है कि इन एक्सपीडियंट नहीं है इन द पब्लिक इंटरेस्ट, इसको डिस्क्लोज़ करना, अदालत जो है सच पार्ट को, सच पोर्शन ऑफ जो है स्टेटमेंट का, उसको एक्सक्लूड भी कर सकती है। अगर प्रोसिक्यूशन चालान केस है तो ये जो कापीज़ हैं ये प्रोसिक्यूशन ने प्रोवाइड करनी है। अगर है कंप्लेंट केस तो कंप्लेनेंट ने विद इन 3 days, समनिंग के बाद विद इन 3 days जो है कंप्लेनेंट ने अदालत में कापीज़ प्रोवाइड करनी है। कौन कौन सी कापीज़ हैं? कंप्लेंट की कापी है, सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन यानी जो मुलज़िम के ख़िलाफ़ अवेलेबल मटीरियल है, कर्सरी स्टेटमेंट्स जो लिखी गई हैं, इसका जिस्ट ऑफ एविडेंस है, नेम्स ऑफ विटनेसेस, लिस्ट ऑफ विटनेसेस है, और एनी अदर मटेरियल, एनी अदर डॉक्यूमेंट यानी वट एवर द मटीरियल अवेलेबल, ये मुलज़िम की उसकी कापी प्रोवाइड की जाएगी। अब डेट आ गई, मुलज़िम इन कस्टडी है तो उसको हिरासत में पेश किया जाएगा, अगर बर ज़मानत है तो खुद आएगा। 265D के तहत फ्रेमिंग ऑफ चार्ज फर्द जुर्म लगेगा। अब सेशन कोर्ट में और मैजिस्ट्रियल कोर्ट में डिफरेंस है। मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में फार्मली फ़र्द जुर्म फ्रेम होते हैं, लेकिन सेशन कोर्ट में ऐसा नहीं है। सेशन कोर्ट ने अपनी ओपिनियन मेक करनी है कि क्या देर आर ग्राउंड्स टू प्रोसीड विद द ट्रायल। अब किस मटीरियल, जो भी मटीरियल अवेलेबल है, पुलिस केस की सूरत में पुलिस रिपोर्ट, कंप्लेंट केस की सूरत में कंप्लेंट एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स फाइल्ड बाय द प्रोसिक्यूशन, वट एवर द मटीरियल अवेलेबल, कोर्ट ने उसको देख के ओपिनियन फॉर्म करनी है कि वेदर देर इज़ सफिशेंट मटीरियल टू प्रोसीड विद द ट्रायल। अब कोर्ट ने ये ओपिनियन मेक कर ली, फिर मुलज़िम के ऊपर फ़र्द जुर्म लगेगा। अब जब फ़र्द जुर्म लग गया फिर आ जाएगी सेक्शन 265E। अब अदालत ने मुलज़िम को जो फ़र्द जुर्म है उसको पढ़ कर सुनाना है और समझाना है। फिर मुलज़िम से पूछना है कि हैव यू हर्ड एंड अंडरस्टूड द चार्ज। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डू यू प्लीड गिल्टी, क्या आप अपने जुर्म को तस्लीम करते हैं। अब यहाँ पे दो इवेंचुअलिटीज़ डेवलप हो सकती हैं। अगर मुलज़िम ये कहता है कि येस आई प्लीड गिल्टी, देन द सिचुएशन विल बी डिफरेंट। अगर मुलज़िम कहता है कि नो, देन द सिचुएशन विल बी डिफरेंट। अब अगर मुलज़िम ने अपने आप को प्लीड गिल्टी किया तो अदालत उससे रीज़न पूछी, कुछ उसको एक शोकाज देगी। शोकाज में तो बेसिकली उससे रीज़न पूछेगी कि क्यों ना आपके इस जो आपने कन्फेस किया है, जो आपने
गिल्ट को एडमिट किए, इसकी बेस के ऊपर आपको कॉन्विक्ट किया जाए। अगर वो कोई प्लाजिबल आंसर नहीं देता तो अदालत उसको कॉन्विक्ट कर सकती है। अच्छा, यहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है। कोर्ट मुलज़म के प्लीड गिल्टी करने के बावजूद कोर्ट के पास ऑप्शन है वह कोई एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है। अब अगर मुलज़म ने प्लीड गिल्टी नहीं किया या मुलज़म ने प्लीड गिल्टी किया तो अदालत की ओपिनियन में, अदालत की डिस्क्रिशन, अदालत ने एविडेंस रिकॉर्ड करनी है। फिर आ जाएगी फिर एविडेंस की बाबत आ जाए। 265F हमें प्रोसिक्यूशन एविडेंस की बाबत बताती है। अब जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस होती है इसमें बाज़ औक़ात आपके माइंड में प्राइवेट काउंसिल भी होता है। कंप्लेनेंट अपना प्राइवेट काउंसिल भी एंगेज कर सकता है। प्राइवेट काउंसिल ने बेसिकली प्रोसिक्यूटर को असिस्ट करना होता है। अब प्रोसिक्यूशन की जो शहादत है, डिफरेंट सेट्स ऑफ विटनेसेस होते हैं। बाज़ औक़ात फार्मल विटनेसेस पहले करवाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मर्डर केस है तो जो डॉक्टर लेके गया, अगर नारकोटिक्स केस है तो पार्सल वाला विटनेस। लेकिन ये डिस्क्रिशन होती है प्रोसिक्यूशन की। तो कंप्लेनेंट काउंसिल, प्रोसिक्यूशन काउंसिल आपस में कंसल्ट करके विटनेसेस करवाते हैं। अब कंप्लेनेंट की तमाम एविडेंस होगी, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे रिकवरी मीमोज़ है, FIR है, अपना साइट प्लान है, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं विटनेसेस की स्टेटमेंट में एग्जिबिट हो जाते हैं। अब प्रोसिक्यूटर जो है कुछ विटनेसेस को गिव अप भी कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर रिकवरी के 2 विटनेसेस हो तो जो जनरली एक विटनेस को करवाया जाता है, एक को गिव अप किया जाता है। अच्छा, इसकी रीज़न ये होती है कि अगर दोनों विटनेसेस करवाए जाएंगे तो प्रोसिक्यूशन केस वीक हो सकता है। दोनों विटनेसेस आएंगे तो उनमें कंट्राडिक्शन ज़्यादा आ सकती हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात प्रोसिक्यूटर जो है किसी विटनेस को 1 ओवर भी कर देता है, 1 ओवर का आपके गिव अप कर देता है। ये ऐसी सूरत में होता है कि बाज़ औक़ात प्रोसिक्यूशन ये समझती है कि जो फ़लाँ विटनेस है उसकी अक्यूज़ पार्टी के साथ कनाइवेंस है, उसको भी गिव अप किया जा सकता है। अच्छा, अब ये एविडेंस हो गई। अब आपके माइंड में ये सवाल आ सकता है कि बाज़ औक़ात कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे DNA की रिपोर्ट है, केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कैसे रिकॉर्ड पे आएगी? प्रोसिक्यूटर जो है अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है और वो जो रिपोर्ट्स होती हैं वो प्रोसिक्यूटर की स्टेटमेंट में एग्जिबिट होती हैं। फिर प्रोसिक्यूटर कंक्लूजन ऑफ एविडेंस के एविडेंस कंक्लूड हो गया इस बाबत अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है। अब प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद देर आफ्टर स्टेज आ जाती है मुलज़म का बयान अंडर सेक्शन 342 CRPC लिखने की। अब बयान कैसे लिखा जाना है, 342 की बाबत सेपरेट लेक्चर मौजूद है, वो आप सुन सकते हैं। अब मुलज़म का बयान लिखा जाएगा। अब मुलज़म ने अगर तो ये ऑप्ट किया कि वो कोई डिफेंस एविडेंस पेश करना चाहता है तो उसकी डिफेंस एविडेंस लिखी जाएगी। इसमें वो किसी दीगर विटनेस को तलब करवा सकता है, इसमें वो डॉक्यूमेंट्स पेश कर सकता है, या अगर मुलज़म ये कहता है कि वो 340 सब सेक्शन 2 के तहत ख़ुद बतौर विटनेस पेश होना चाहता है तो मुलज़म ख़ुद भी पेश हो सकता है। मुलज़म अदालत से किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड, कोई विटनेस समन करवा, इस तरह प्रोसिक्यूशन जो है वो भी एज़ पर लॉ जो है वो आप विटनेसेस को समन करवा सकती है, कोई रिकॉर्ड समन करवा सकती है। अच्छा, अब ये आ गया कि मुलज़म ने अगर तो दी डिफेंस एविडेंस, देन सम अप की सूरत हम चलेंगे, आगे सिचुएशन डिफरेंट होगी। अब हमें सेक्शन 265G ये बताती है कि अगर तो मुलज़म ने किसी किस्म की कोई डिफेंस एविडेंस इन शेप ऑफ डॉक्यूमेंट्स या किसी विटनेस को पेश करने की सूरत में, या मुलज़म ख़ुद पेश हुआ, तो फिर केस को ओपन करना है मुलज़म ने। अच्छा, अगर मुलज़म ने और उसका आंसर करना है प्रोसिक्यूटर ने। अच्छा, अगर मुलज़म ने किसी किस्म की कोई डिफेंस एविडेंस पेश नहीं की तो फिर केस को ओपन करना है प्रोसिक्यूटर ने और उसका आंसर करना है मुलज़म ने। अच्छा, यहाँ पे एक बात कहें, बाज़ औक़ात ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन 164 की स्टेटमेंट लिखी होती है, उसके यूज़ के बारे में बता दिया गया है कि अगर वो स्टेटमेंट प्रॉपर लिखी गई है, मुलज़म को तलब किया गया है, मुलज़म को क्रॉस की अपॉर्चुनिटी दी गई है, तो फिर मुलज़म जो है, फिर अदालत जो है उस एविडेंस को फॉर ऑफ पर्पसेस यूज़ कर सकती है। अच्छा, यहाँ पे आपके माइंड में ये बात क्लियर कि उस विटनेस का बयान दोबारा लिखा जाएगा, लेकिन वो जो मिसल पे मौजूद शहादत 164 का बयान है उसको भी पढ़ा जा सकता है फॉर एविडेंस पर्पसेस। बल्कि इस सूरत में ये होता है कि जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट होता है वो भी विटनेस बॉक्स में आता है। अच्छा, ये तो बात आ गई। अब दोनों तरफ से आर्गूमेंट्स हो गए। अगर वही बात, अगर मुलज़म ने डिफेंस एविडेंस दी होगी तो केस हम अब पहले करेगा मुलज़म, उसका आंसर करेगा प्रोसिक्यूटर, अगर नहीं होगा तो प्रोसिक्यूशन पहले करेगी। फिर आ जाएंगे आगे एक्विटल और कन्विक्शन। 265H हमें ये बताती है कि अदालत जो है बहस, दोनों तरफ से आर्गूमेंट सुनने के बाद
मुलजमान को या तो बरी कर देगी या सज़ा देगी। अच्छा, अगर ऐसा भी हो सकता है एक से ज़्यादा मुलज़म हो तो ऐसा हो सकता है किसी एक मुलज़म को बरी किया जाए, बकिया को सज़ा दी जाए, या एक को सज़ा दी जाए, बकिया को बरी कर दें। ये ऐसा नहीं होना कि तमाम मुलज़मों को सज़ा हो। जिन मुलज़मान की हद तक प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रूव किया उनको कन्विक्शन होगी, रिमेनिंग जो अक्यूज़ हैं वो अक्विट हो जाएंगे। अच्छा, अब ये तो हमने जर्नली, आई होप कि हमने तमाम जो बेसिक इसमें बातें थी वो डिस्कस की। हाँ, जो बात है ये तो वही उसके बाद की कन्विक्शन, बाज़ अक्विटल सेक्शन 265 के जो है सेशन कोर्ट की ये पावर है कि वो ड्यूरिंग ट्रायल एट एनी स्टेज, जब वो ये समझती है कि प्रॉबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो मुलज़म को अक्विट कर सकती है। एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज भी किया जा सकता है, या किसी एक विटनेस की एविडेंस रिकॉर्ड की गई, मिसाल एक आई विटनेस की एविडेंस रिकॉर्ड की गई, तो कोर्ट ये समझती है कि इस आई विटनेस ने अपने मेन जो केस था उसको कोराबोरेट नहीं किया, फिर भी बरी किया जा सकता है एट एनी स्टेज। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी स्टेज के ऊपर किया जा सकता है। आई होप कि हमने ब्रीफली जो मैजिस्ट्रेट जो सेशन ट्रायल था उसको डिस्कस किया और आपके तमाम क्वेश्चंस, तमाम क्वेरीज़ के आंसर दिए। अगर इसके बावजूद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।